नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। खबरों का पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे देता हूं कि सामान्य नागरिक संहिता को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसको खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कह दी है कि राज्य इस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार ने पैनल बनाया था, जिसके खिलाफ एक याचिका डाली गई थी, जिसको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर सरकारों के पैनल के खिलाफ इस याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच के लिए इस पैनल का गठन हुआ था। इस पैनल को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि राज्यों के पास ऐसी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी को लागू करने से पहले उसके हर पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए ही कमेटी का गठन हुआ है। गुजरात और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में यूसीसी को बड़ा मुद्दा बनाने वाली भाजपा हमेशा से इसे देश भर में लागू करने की बात करती आई है। इन दोनों राज्यों में यूसीसी लागू करने के ऐलान के बाद सरकारी पैनल गठित करने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज होना भाजपा के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। समान नागरिक संहिता के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को आपसे साथ साझा करता हूं। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगा जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत को गोद लेने में लागू होगा। इसका मतलब ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा जो कानून है, व्यक्तिगत कानून है, वो अपने आप भंग हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों में एक साथ लाने का निर्देश देता है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। हालांकि यह राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि इसे लागू करने योग्य नहीं माना जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति भारत से ही हुई है, आप ये भी समझ लीजिए। ये जो कानून है जिसको समान नागरिक संहिता कहा जाता है, ये पैदा ही भारत में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। सभी नागरिकों के समान अधिकार हों, इस पर जोर दिया गया था। यह भी सिफारिश की गई थी कि हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाए। एक समिति ने 1937 में अधिनियम की समीक्षा की थी। इस अधिनियम की समीक्षा की थी और हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार के नागरिक संहिता की मांग की थी। समिति की रिपोर्ट का प्रारूप डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को भी प्रस्तुत किया गया था। 1952 में हिंदू कोड बिल को दोबारा से पेश किया गया। बिल को साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में अपना लिया गया था। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वे किसी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से भी सभी धर्मों के लिए केवल एक कानून लागू किया जाना है, ऐसा प्रस्तावित है। इंग्लिश में इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है सभी नागरिकों के लिए एक कानून जिसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं है। इस कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है, यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक को विशेष लाभ या विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। अभी तक अलग अलग राज्यों के अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के विषय में चर्चा की गई है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को क्रियान्वयन नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है। भारत में अभी सिर्फ एक राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उस राज्य का नाम है गोवा। यहां पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा
कैबिनेट मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था। दूसरी बार सीएम चुने जाने के बाद जनता से किए वादे को पूरा करते हुए सीएम धामी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। सीएम धामी द्वारा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की जनता से यह वादा किया गया था कि इस बार सरकार में आने के बाद वह राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर थोड़ी सी जानकारी मैं और साझा करना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना है। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। ऐसे में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिल सकेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के संबंध में पेश किया जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को विवेचन किया गया है। इसके अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्ण क्रिया करने और बढ़ावा देने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, ये आज उत्तराखंड और गुजरात की सरकार को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपके साथ साझा की हैं, आपको बताई हैं। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आज की कुछ प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। वहां उन्होंने कई विकास की परियोजनाओं का निरीक्षण किया है, उन्हें जांचा परखा है। सीएम योगी ने वहां काल भैरव मंदिर में भी वो गए और वहां दर्शन किए काल भैरव के, और साथ ही पूजा अर्चना भी की। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाने पर जमकर बवाल हुआ। लोगों ने घंटों तक सड़क जाम रखी। मामला एक ऑटो चालक और साइकिल सवार की दुर्घटना का है, एक्सीडेंट का है, जिसमें ऑटो चालक की मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई के कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस ने इन आरोपों को नकार दिया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने पर ऑटो चालकों ने जमकर हंगामा किया। हॉस्पिटल में कल एक ऑटो और साइकिल की टक्कर हुई थी। 'दरअसल रविवार की देर रात ऑटो चालक और साइकिल सवार का एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और दोनों को अस्पताल ले गई। ऑटो चालक के परिजन उसे अस्पताल से अपने साथ ले गए। आज सुबह उसकी मौत हो गई। आठ 1/2023 की रात्रि करीबन 10:30 बजे पीआरवी को एक सूचना प्राप्त होती है कि एक ऑटो चालक और एक साइकिल के बीच एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया एवं दोनों ही पक्षों को नजदीक होने के कारण शांति गोपाल अस्पताल में एडमिट कराया गया। इसमें से जो साइकिल चालक था उसके चोटें थी और उन्होंने अपना उपचार किसी सरकारी अस्पताल से कराने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए उनको उनके परिवारों के सुपुर्द कर दिया गया था। एवं जो ऑटो चालक था उनको मेडिकल के आधार पर, क्योंकि मेडिकल में उनके कोई भी उस समय पे जाहिरा चोट नहीं थी एवं वो नॉर्मल अवस्था में थे, इसलिए वहां पर उनके परिवारजनों को बुला के सुपुर्द कर दिया गया था। आज सुबह 9 तारीख को उनके परिवारजनों द्वारा शांति गोपाल अस्पताल ले जाया गया ऑटो चालक के परिवारजनों द्वारा, जहां पर कि उनको मृत घोषित कर दिया गया। पैनल के थ्रू उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके उपरांत इस पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ऑटो चालक के परिजनों और अन्य ऑटो चालकों ने इंदिरापुरम थाने पर हंगामा कर दिया। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की थी, इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। जबकि पुलिस का कहना है कि रात में वो अपने परिवार वालों के साथ सही सलामत गया था। घर पर हार्ट फेल हो जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट।
राष्ट्रीय लोकदल ने किसान संदेश अभियान शुरू किया है। इसके तहत गन्ने के शीघ्र और पूरा भुगतान करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। लोनी में चेयरमैन रंजीता धामा और मनोज धामा ने इस अभियान का नेतृत्व किया था। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशानुसार रालोद उत्तर प्रदेश में किसान संदेश अभियान चला रहा है। अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गन्ना किसानों द्वारा भेजे गए पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जनपद में रालोद के जिलाध्यक्ष अमित त्यागी सरना एवं महानगर अध्यक्ष डॉक्टर रेखा चौधरी के नेतृत्व में नवयुग मार्केट में रालोद ने मुख्य डाकघर पर गन्ना किसानों द्वारा लिखे गए पत्र मुख्यमंत्री को भेजे गए। ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश में किसानों का शोषण हो रहा है उसके लिए ये संदेश देने का काम लोनी की राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किया। मैं पुनः सभी का धन्यवाद करता हूँ और उत्तर प्रदेश की सरकार इस विषय को गंभीरता से लेके किसानों का जो बकाया है और किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारित करें। मैं आग्रह भी करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ। ये तो प्रदेश भर में ये एक बड़े आंदोलन का रूप धारण है। बलरामनगर में आज डाकघर पर सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद हैं और सब डाक पत्र के माध्यम से अपनी जो किसानों का जो गन्ने का समर्थन मूल्य है जो अभी तक घोषित नहीं हुआ है उसको लेकर यहाँ पर पत्र लिखे गए हैं जो मुख्यमंत्री जी के नाम पर लिखे गए हैं और आज हम यहाँ सभी डाकघर पर वो जमा कराने के लिए एकत्र हुए हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री रालोद गन्ना किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग प्रदेश सरकार से कर रहा है। भुगतान नहीं होने के कारण और मूल्य निर्धारित नहीं होने की वजह से गन्ना किसानों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। लोनी में मनोज धामा और नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो ये था आज का हमारा बुलेटिन खबरों का पोस्टमार्टम। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके अपनी राय प्रकट करें। हमारे लिए आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आशिक त्यागी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।